नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के लगभग 200 दिन होने वाले हैं और ये जंग अभी कहीं से भी किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई तो नहीं दिख रही। इससे पहले ये जंग समाप्त हो, उसी बीच लग रहा है मानो यूरोप के द्वार अब और एक जंग दस्तक दे रही है और ये जंग नाटो के लिए और भी कठिन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टर्की के नए धमकी पर। टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगान ने थ्रेटन किया है कि वो ग्रीस को कभी भी इन्वेड कर सकते हैं और एथेंस ने इसके जवाब में काफी चिट्ठियां वगैरह लिखी है यूरोपियन यूनियन को, नाटो को, यूएन को, और कहा है कि अगर यूरोप में इस प्रकार से और एक जंग होगी तो हाहाकार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इसी जंग पर। तो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आखिरकार टर्की और ग्रीस के बीच में इश्यूज क्या है, उनको हम बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ ये नए ट्रिगर पॉइंट क्या है जिस वजह से ये जंग की ओर ये दोनों देश जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये वीडियो लाइक करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है, उनके साथ शेयर करें सो दैट वो भी समझ सके कि आखिरकार टर्की और ग्रीस के बीच में इशू क्या है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है टर्किश प्रेसिडेंट अर्डोगान, उन्होंने हिंट किया है कि एक अगला कन्फ्लिक्ट हो सकता है ग्रीस के साथ। ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर ने लेटर लिखा है यूएन को, यूरोपियन यूनियन को, नाटो को, कहा है कि टर्की इसी प्रकार से धमकी देता रहेगा ग्रीस को तो एक अलग कन्फ्लिक्ट यदि यूरोप में हो गई तो बहुत ज्यादा मुसीबत आ सकती है। पर यहाँ पे जरूरी है आप जाने आखिरकार टर्की और ग्रीस के बीच में क्या क्या है वो बोन ऑफ कंटेंशन, और उसके बाद हम समझेंगे नए इश्यूज क्या डेवलप हुए हैं। तो ही आप समझ पाएंगे जब आप पुराने इश्यूज को समझ सके। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए ये है एजियन सी, जो कि आप देखें तो यहाँ पे इयोनियन सी, मेडिटेरियन सी का हिस्सा, यहाँ पे एजियन सी है जो कि टर्की और ग्रीस को सेपरेट करती है। एजियन सी में आप देख सकते हैं बहुत सारे आइलैंड्स हैं और इसमें से मेजॉरिटी आइलैंड्स किसके कंट्रोल में है। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे आइलैंड्स अगर आप देखें तो ग्रीस के कंट्रोल में है, तो ग्रीस के ही आइलैंड्स हैं ये सारे। तो अब सवाल उठता है दोस्तों, एजियन सी पे किसका कंट्रोल होगा। तो जाहिर सी बात है कोई तो ट्रीटी होगी, कोई तो कन्वेंशन होगा। तो ग्लोबली एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, यूएन कन्वेंशन ऑन दी लॉज ऑफ द सीज, जिसको ग्रीस ने साइन किया है। और अंक्लॉज के तहत क्या होता है दोस्तों कि जो 12 नॉटिकल माइल तक की किसी भी लैंड से एक्सटेंडिंग सी होती है वो उसकी टेरिटोरियल सी होती है, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक लगभग अगर आप देखें तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो अब तक ग्रीस और टर्की में कोई समझौता नहीं हुआ है। ग्रीस मानती थी कि 6 नॉटिकल माइल तक उसकी टेरिटरी है, लेकिन अंक्लॉस के कन्वेंशन को साइन करने के बाद उसका कहना है कि उसकी टेरिटरी अब 12 नॉटिकल माइल तक उसकी टेरिटोरियल सी है और ये उसके इंडिविजुअल आइलैंड से भी एक्सटेंड करती है और एजेंसी में उसके आइलैंड्स बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार से 12 नॉटिकल माइल्स का प्रभाव जब से आएगा, जब से 12 नॉटिकल माइल्स को फॉलो किया जाएगा, तो जो आप ग्रीस के टेरिटरी देख सकते हैं एजियन सी में, उसका कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है टर्की ये बात को पसंद नहीं करती और टर्की कहती है कि ना, तुम पुराने वाले 6 नॉटिकल माइल्स को ही फॉलो करोगे। और इतना ही नहीं, टर्की भी अब और ज्यादा, 2019 की ही बात है, एक ब्लू होमलैंड नेवल डॉक्ट्रिन लेकर के आई है, जिसके तहत उनका कहना है कि टर्की का जो कंट्रोल है कुछ इस प्रकार से ब्लैक सी से लेके एजियन सी में इस प्रकार से है और इतने बड़े इलाके में टर्की का ही कंट्रोल होगा। यहां पे आप देख रहे होंगे दोस्तों इतने सारे आइलैंड्स हैं जो कि ग्रीस के हैं, उसके बावजूद टर्की का कहना है कि नहीं, ये इलाके इसी के कंट्रोल में रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है टर्की और ग्रीस दोनों के जो टेरिटोरियल राइट्स हैं ओवर दी एजियन सी, वो दोनों एक दूसरे से क्लैश करते हुए दिख रहे हैं। इसी में दोस्तों और एक इशू है, वो है साइप्रस को लेके। तो साइप्रस आप देख सकते हैं एक छोटा सा आइलैंड है, यहां पर आप देख सकते हैं साइप्रस के नॉर्दर्न भाग में जो पॉपुलेशन है वो लार्जली टर्किश एथनिसिटी की है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहीं जो सदर्न भाग है साइप्रस का, वो अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस रहते थे जो कि ग्रीस के एथनिसिटी वाले थे, ग्रीक एथनिसिटी को बिलोंग करते थे। 1974 में 1974 में होता यूं है कि ग्रीक मिलिट्री कू हो जाता है और इस प्रकार से पूरे के पूरे साइप्रस में जो सरकार थी वो अपने आप को ग्रीस से यूनाइट करने वाली थी। लेकिन इसी बीच में टर्की ग्रीस साइप्रस को इन्वेड कर देती है और आइलैंड का डिवीजन करवा देती है। अब नॉर्दर्न भाग जो है वो अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं एरिया ये टर्किश साइप्रियोट्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है। वहीं जो सदर्न भाग है वो अगर आप देखें तो ग्रीक साइप्रियोट्स के द्वारा गवर्नड है। अब जाहिर सी बात है ये जो पॉपुलेशन है ये अपनी आप को ग्रीस के क्लोज समझती है और ये पॉपुलेशन लगभग
आप देखें तो डिफैक्टो तरीके से टर्की के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो इश्यूज होते हैं, इससे भी टर्की और ग्रीस हमेशा एक दूसरे से आमना सामना इनका होता रहता है। आपको बताना चाहूंगा 1974 में टर्की और ग्रीस एक बार जंग तक हो सकता था उनमें शुरू, यदि यूनाइटेड स्टेट्स की मध्यस्थता नहीं होती तो। इसके सिवा यहाँ पर भयानक खिचड़ी पकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इतने सारे आइलैंड्स हैं, इन्होंने बारी बारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बारी बारी हाथ बदले हैं, अलग अलग देशों के कंट्रोल में जाता रहा है। तो अगर आप देखें तो बाल्कान वॉर्स के बाद ये सब आप देख सकते हैं, ये क्रेट आइलैंड है, ये आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रीस के कंट्रोल में गया। तो ये सारे जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, कभी ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, उसके बाद वो ग्रीस के कंट्रोल में गया। फिर आप देख सकते हैं अन्य आइलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख सकते हैं बीच में इटली के कंट्रोल में आए और फिर वापस वो ग्रीस के कंट्रोल में गए, उससे पहले ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, और अब रह दे के इतने ही ये जो ग्रीन आइलैंड्स हैं यही टर्की के कंट्रोल में बचा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे आइलैंड्स ने कई बार हाथ बदले हैं और अब इस प्रकार से ये ग्रीस के कंट्रोल में है। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो कुछ आइलैंड्स अभी भी ऐसे हैं जो कि ग्रे जोन है, जिनकी डिस्प्यूटेड सोवरेनिटी है, और उसी में ये ईमिया आइलैंड है जो कि कार्डाक आइलैंड टर्की जिसे बुलाती है। अब ये क्लैरिटी नहीं है ये किसके कंट्रोल में है, और इसको लेके भी एक बार जंग के करीब आ चुके हैं, टर्की और ग्रीस आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा कि कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डीमिलिटराइज्ड स्टेटस मिला हुआ है। तो ये लार्जली ट्रीटी ऑफ लोजान, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, उसके द्वारा गवर्नड है। तो ट्रीटी ऑफ लोजान कहती है कि ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये सारे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे, इन सब में वैसे तो ग्रीस के कंट्रोल में रहेगी, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ही टर्की के कंट्रोल में थे, टर्की से छीन के ग्रीस को दिया गया था। हालांकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लार्जली ग्रीक एथनिसिटी वाली ही है। तो उसके बाद जब ग्रीस को दिया गया तो यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ लोजान के द्वारा कहा गया कि ग्रीस इन आइलैंड्स को कभी भी मिलिटराइज नहीं करेगी, ये डीमिलिटराइज्ड रहेंगे। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस कन्वेंशन के द्वारा पेरिस ट्रीटी हुई, उसके द्वारा भी ये आइलैंड्स ग्रीस को तो मिले, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा गया कि ये आइलैंड्स को डीमिलिटराइज्ड रखना होगा, ग्रीस इन्हें मिलिटराइज नहीं कर सकती। इसके सिवा दोस्तों और एक कारण है, ये भी एक कारण है, आज जब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये डीमिलिटराइज्ड आइलैंड्स की वजह से जंग ट्रिगर हो सकती है, अभी मैं बताने वाला हूं, बस अभी इसको समझ जाइए। इसके सिवा और एक कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे गैस। रिसेंट गैस डिस्कवरी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाले रीजन में आप देखें तो यहाँ पे तमार इजराइल की गैस फील्ड है, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे लेवियाथन इजराइल की गैस फील्ड है। इसके सिवा आप देखें तो बहुत बड़ा एफ्रोडाइट जो कि साइप्रस का गैस फील्ड है। इसके सिवा जोर जो कि इजिप्ट का गैस फील्ड है। तो ये सारा गैस फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, मेजर गैस प्रोड्यूसर हो गया है इस वक्त। अगर आप यूरोप की बात करें तो इनको रशिया से गैस प्रोवाइड की जाती है, ये गैस पाइपलाइन जाती है, और यूरोप क्या चाहती है, रशिया से अपनी डिपेंडेंसी हटाना, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 सभी के जो टैप्स हैं बंद होने शुरू हो चुके हैं। और इस प्रकार से नॉर्ड स्ट्रीम 2 खैर वो तो बनी रही है, लेकिन टैप्स बंद होने शुरू हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो यूरोप चाहती है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया पर डिपेंडेंस कम हो, और इसी वजह से एक ईस्टर्न मेड गैस फोरम बनाया गया है, जिसके द्वारा एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। ईस्टर्न मेड गैस फोरम में इटली है, ग्रीस है, साइप्रस है, पैलेस्टीन भी है, इजराइल भी है, ध्यान रखिएगा, जॉर्डन है, इजिप्ट है। तो वो सारे देश इसका हिस्सा बने हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे एक ईस्टर्न मेड पाइपलाइन बनाई जाएगी, जिसके द्वारा ये गैस फील्ड से जो गैस है ये एक्सपोर्ट किया जाएगा और इटली तक पहुंचाया जाएगा, और फर्दर वहां से यूरोप तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार से एक ईस्टर्न मेड गैस पाइपलाइन बनने वाला है, ये प्रपोज्ड पाइपलाइन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये टर्की इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जाहिर सी बात है टर्की को पसंद नहीं आया। तो टर्की ने, अर्डोगान ने रिसेंटली, क्योंकि लिबिया में आपको मालूम है किस प्रकार का सिविल वॉर चल रहा है, तो लिबिया में जो गवर्नमेंट थी इस वक्त रूल कर रही है, उसके साथ टर्की और लिबिया ने एक डील साइन कर ली। उस एग्रीमेंट के तहत लिबिया और टर्की ने कहा कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए हुआ क्या, इसमें हुआ यूं कि लिबिया की एक्चुअल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतनी ही थी, लेकिन लिबिया ने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड कर दिया। वो ग्रीस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी उसने खा लिया, और वहीं टर्की की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बस इतनी ही थी,
इतनी ही थी, उसने भी अपना एक्सटेंड कर लिया और ग्रीस की इतने इलाके के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को उसने भी खा लिया। और इस प्रकार से कहा कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस प्रकार से आने वाले दिनों में एक लिबिया से टर्की गैस पाइपलाइन बना दी जाएगी। और ये जो गैस पाइपलाइन होगी दोस्तों, इस प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ यूरोप को ये पूरी करेंगे। अब जाहिर सी बात है, सारे देश इसके खिलाफ हुए। वो बोले कि इस प्रकार से आप किसी तीसरे देश का टेरिटरी थोड़ी ना खा सकते हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थोड़ी ना खा सकते हो। यहाँ पे फ्रांस भी बहुत ज्यादा सजग है, फ्रांस भी इस इलाके पर अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, आपको बताना चाहूंगा। तो वो भी काफी ज्यादा उसने टर्की के खिलाफ आवाज उठाई। इटली ने भी कहा, लार्जली ये ईस्टर्न मेड गैस फोरम के सारे कंट्रीज ने इस व्यवहार के टर्की और लिबिया को इसके अपोजिशन में वो गए हैं। अब रिसेंट ट्रिगर क्या है? रिसेंटली अगर आप देखें तो टर्की ने एक्यूज किया है कि जो डिमिलिटराइज्ड आइलैंड्स थे, जिनकी बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे टर्की ने कहा है कि ग्रीस इसे मिलिटराइज कर रहा है। हालांकि ग्रीस ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सिवा कंटिन्यूअसली ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं लार्जली, इनके बीच में एयर स्पेस वायलेशंस होते रहते हैं। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो टर्की ने कहा है कि रशियन मेड S-300 मिसाइल्स को यहाँ पे ग्रीस ने क्रेट आइलैंड्स में यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा है। जैसा आप देख रहे हैं, ये क्रेट आइलैंड है, यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा है और आए दिन टर्किश जेट को उसके अंदर लॉक कर देता है, तो उससे भी वो परेशान रहते हैं। इसके सिवा अंकारा ने कहा है कि नाटो एक्सरसाइज के दौरान भी ग्रीक F-16 ने टर्किश जेट को लॉक किया है और हैरेस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और एक बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ये जो गहमा-गहमी बढ़ रही है, उसके पीछे 2023 में टर्की में चुनाव आने वाला है। अर्डोगान फिर से उनको चुनाव लड़ना है। जाहिर सी बात है, अब चुनाव लड़ना है तो प्रेसिडेंट को कुछ अलग मुद्दा चाहिए जिसके बेसिस पर वो अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग मैन प्रोजेक्शन बना के रखे हैं अपने इलेक्टोरेट्स के सामने, वो और मजबूत कर सकें। तो उसी की ये तैयारी चल रही है, ऐसा भी लग रहा है। और अर्डोगन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता, अगर वो अपने देश को जंग में झोंकना चाहें चुनाव जीतने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, नाटो करेगा तो करेगा क्या? दोस्तों, यहाँ पे जो नाटो सेक्रेटरी जनरल थे पास में, उन्होंने कहा है कि भाई जो भी अपना डिस्प्यूट है उसको एमिकेबली रिजॉल्व करें। आप दोनों ही नाटो के सदस्य हैं तो इस प्रकार से नाटो को कमजोर ना करें। लेकिन हम जाते हैं इतिहास में। इतिहास में हमने क्या सीखा? 1974 में जब ग्रीस और टर्की जंग के करीब आए थे, तब नाटो नहीं आया था इनके वॉर लाइक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। वो कौन था? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, जो कि मोस्ट डोमिनेंट पावर था वर्ल्ड का उस वक्त। वो आके आया और इनके जंग लाइक सिचुएशन को डिफ्यूज किया। क्या अब यूएसए वो पोजीशन में है वो डिफ्यूज कर सकता है? आज अगर आप देखें तो यूएसए की बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल है, उनका जो ऑपरेशन है वो भी विदाउट एनी डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से क्या यूएस आज इस प्रकार के सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाएगा? बहुत मुश्किल लगता है। अगर जंग हुई दोस्तों तो नाटो वीकन होता है, और इससे अगर कोई सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा इसका, तो वो होने वाला है क्रेमलिन। जी हाँ दोस्तों, रशिया से ज्यादा फायदे में और कोई नहीं जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको सुपर टीचर्स के द्वारा आप इस एग्जाम को, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर कोचिंग है, 30+ वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके सिवा आप देख सकते हैं हमारे सुपर टीचर्स हैं, इनके द्वारा कोर्सेज आपको मिलते हैं। एंड ऐसे 20+ टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन अपना नाम बना चुके हैं, जब हमारे साथ जुड़े हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेज हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं सुपर कोचिंग आईएएस का, तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल, एंड 3000 प्रति मंथ में आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिलती है। सालाना 36,000 से भी कम में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो यूज द कूपन कोड किंजल फॉर 20% ऑफ डिस्काउंट ऑन यूपीएससी सुपर कोचिंग।